जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम यूपी लेखपाल के लिए सामान्य ज्ञान का 14वां सेट करने वाले हैं। मैंने आपको 13 सेट तक कंप्लीट करा दिया था। आज 14वें सेट में हम लोग सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। 100 इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आप वीडियो के आखिर में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने 100 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और इसके अलावा हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड और ऑप्शन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट और डिटेल जो है वो भी साथ में देखते हुए चलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो आपके लिए। और इसके अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहेंगे, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, हमने यूपी लेखपाल के लिए सामान्य ज्ञान के अलावा ग्राम समाज एवं विकास, इसके अलावा सामान्य हिंदी, तीनों की हमने 1250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की है। मैं सेट वाइज लगातार करवाता जा रहा हूँ। हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने यूपी लेखपाल के लिए केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की योजना, परियोजना और कार्यक्रम से संबंधित भी सीरीज शुरू की है, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, वहाँ हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने आपका ग्राम समाज एवं विकास का 700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न कराया था। वो ग्रामीण परिवेश के नाम से वो प्लेलिस्ट है, वो भी आप लोग जरूर देखिएगा, वहाँ भी हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपको यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, उग्रवादी चरण कहा जाता है आपका 1905 से 1917 की अवधि को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। ठीक है, देखिए इस दौरान क्या हुआ था, 1905 से 1917 के दौरान जो है आपका गर्म दल के नेता जो है नरम दल के नेताओं से भिन्न विचारधाराएं जो थी, दोनों की भिन्न थी। ठीक है, इन उग्रवादियों ने अपना लक्ष्य स्वराज्य प्राप्ति रखा और उनका विचार था कि स्वशासन के बिना कोई सुधार नहीं हो सकता। ठीक है, उन्होंने ना तो हिंसा का आश्रय लिया और ना सरकार के कानूनों की अवज्ञा की बात कही। ठीक है, और वहीं 1907 में जो है आपका 1907 में आपका क्या होता है भाई, 1907 में ही आपका सूरत विभाजन भी हुआ था और आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है आपका सूरत में हुआ था। आपका कब? 1907 में हुआ था, जिसमें कि आपका कांग्रेस जो है गरम और नरम नामक दो दलों में बढ़ गई थी आपको। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी 1907 के अधिवेशन की? तो रास बिहारी घोष ने की थी आपका इसकी अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, हुआंगहो नदी। कौन सी नदी? हुआंगहो नदी। ये कहाँ पर है भैया? ये आपका चीन में है हुआंगहो नदी। और इसे विश्वासघाती नदी क्यों कहा जाता है? देखिए, इसे सर्वाधिक विश्वासघाती नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष यह नदी अपना प्रवाह परिवर्तित करती है और विनाशकारी बाढ़ लाती है। ठीक है, जैसे कि आपका बिहार के आपका कोसी नदी है, ठीक है, इंडिया में। और इसी तरह से आपका हुआंगहो नदी विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी से कहा जाता है, जो कि चीन में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, 1 और 3 दोनों। मतलब 1 में कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गया, और 3 में हो गया संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। ये दोनों की नियुक्ति जो है आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयाग में। किस जगह पर? प्रयाग में। आपका कब किया गया था? हर्षवर्धन ने लगभग 643 ईस्वी में आपका प्रयाग तथा कन्नौज। देखिए ऑप्शन में अगर कन्नौज भी रहता तो कन्नौज भी आप लोग मार सकते थे, लेकिन यहाँ प्रयाग दिया है। तो कन्नौज और प्रयाग में दो विशाल, प्रयाग और कहाँ? कन्नौज में आपका 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। कब? 643 ईसा में लगभग। ठीक है, और आपका अगला क्वेश्चन है आपका, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है भाई? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, जिब्राल्टर जल संधि जो है आपका भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, किसने कहा आपूर्ति अपनी मांग खुद बनाती है?
तो ऑप्शन यहाँ पर 6 का बी होगा, जेबी से। देखिए जेबी से का एक बाजार का नियम था। देखिए मार्केट अपनी आपूर्ति अपनी मांग खुद बनाती है, मतलब सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। मतलब जेबी से के अनुसार जो है जिस अनुपात में, मतलब जिस रेशियो में पूर्ति मतलब सप्लाई बढ़ती या घटती है, और मतलब जिस आपका रेशियो में जिस अनुपात में आपका सप्लाई जो है बढ़ती या घटती है, उसी अनुपात में ही आपका उत्पादन के साधनों की क्रय शक्ति और मांग भी बढ़ती या घटती है। ठीक है, जाहिर सा बात है आपका सप्लाई घटेगी या बढ़ेगी तो उसी हिसाब से आपका डिमांड भी आपका क्रिएट्स होगा। इस प्रकार मांग एवं पूर्ति सदैव एक दूसरे के बराबर हैं। जेबीसी का ये बाजार नियम था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है हम लोग को। देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन दे रखा है। 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानीय स्वशासन। ये लॉर्ड लिटन से संबंधित नहीं है स्थानीय स्वशासन, तो किससे संबंधित है आपका? लॉर्ड रिपन से संबंधित है। याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन से संबंधित है आपका स्थानीय स्वशासन, जो कि आपका 1880 से 84 के मध्य ये किया गया था, ये आपका स्थानीय स्वशासन। ठीक है, बाकी आपका सब सही है। सहायक संधि आपका लॉर्ड वेलेस्ली, राज्य अपहरण संधि आपका लॉर्ड डलहौजी, अस्थायी बंदोबस्त आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, उपयोगकर्ता के प्रमाण हेतु। देखिए लॉगिन हम लोग करते हैं ना, देखते हैं आप लोग अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं हम लोग, तो उपयोगकर्ता के प्रमाण हेतु हम ही इसे यूज़ करते हैं। लॉगिन किए बिना आप यहाँ पे नहीं कर सकते। एक पासवर्ड भी यहाँ पर होता है कि हाँ ये अपना पासवर्ड है आपका, एक यहाँ पर प्राइवेसी रहती है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा, उपयोगकर्ता के प्रमाण हेतु। अगला है क्वेश्चन आपका, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधोमुखी युग्मक विखंडन जो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड नाम का एक ऑपरेशन की शुरुआत की गई। आपका कोविड महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से मंगाने का एक अभियान था। क्या? ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है, वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन आपका सी होगा, सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ प्लेसेस के नाम से जाना जाता है? आपका मतलब महलों का शहर किससे कहा जाता है भाई? तो ऑप्शन सी होगा, मैसूर को। ठीक है, मैसूर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो ऑप्शन यहाँ ए होगा, अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है आपका विद्या वाहिनी परियोजना। ये परियोजना आपका कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है और यह परियोजना स्कूलों में आईटी शिक्षा प्रदान करने के लिए कब शुरू किया गया था? ये 2003 में शुरू किया गया। ठीक है, यह परियोजना। और अगला आपका यहाँ क्वेश्चन हो जाता है, चलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त तो दोनों, मतलब प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, मतलब ए और बी दोनों, मतलब प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों में जांच हेतु गठित की गई थी। कौन सी समिति? चलैया समिति। कब गठित की गई थी? वर्ष 1991 में आपका गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है द ग्रेट ओशन ट्रेड
मार्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, व्यतिकरण का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 लाख बाइट्स लगभग होती है, तो ऑप्शन सी होगा मेगाबाइट्स के। 10 लाख बाइट लगभग मेगाबाइट्स के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला ग्रेन एटीएम किस शहर में खुला है? अनाज एटीएम, भैया अनाज एटीएम के बारे में देखना है, किस शहर में खुला है? तो ऑप्शन सी होगा गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है आपका? हरियाणा में पड़ता है आपका। ठीक है, देखिए हाल ही में हरियाणा सरकार ने राशन की धांधली को रोकने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुरुग्राम के फर्रुख नगर, कहाँ पर? फर्रुख नगर में एक ग्रेन एटीएम की शुरुआत की है और इसका नाम क्या रखा गया है? इस ग्रेन एटीएम का अन्नपूर्ति रखा गया है इसका नाम। ठीक है, अन्नपूर्ति रखा गया है। यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्थापित यह मशीन एक स्वचालित मशीन है जो बैंक के एटीएम की तरह ही काम करती है। यहाँ पर बैंक के एटीएम की तरह ही काम करती है। इसे ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन कहा जाता है। ठीक है, यह मशीन टच स्क्रीन के साथ बायोमेट्रिक सिस्टम से भी लैस है। इसमें लाभार्थी को अनाज प्राप्त करने के लिए अपना आधार या राशन कार्ड यूनिक नंबर दर्ज कराना होगा। इसे शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य था राइट क्वांटिटी टू राइट बेनिफिशियरी, मतलब जो जरूरतमंद है उन्हें यह सुविधा मिले। राइट बेनिफिशियरी, जो जरूरतमंद है उन्हें सही तौर पर सुविधा मिल सके। और इस मशीन के माध्यम से 3 प्रकार के अनाज, कौन कौन से आपका? देखिए गेहूं हो गए, गेहूं, चावल और बाजरा। ठीक है, 3 प्रकार के अनाज वितरित किए जा सकते हैं। फिलहाल फर्रुख नगर में लगा जो एटीएम है आपका, गुरुग्राम के फर्रुख नगर में जो एटीएम लगा है, उससे लगे अनाज एटीएम मशीन से गेहूं वितरण शुरू किया गया। क्या? गेहूं वितरण शुरू किया गया अभी फिलहाल। ठीक है, जिस तरह से एटीएम से पैसा निकलता है उसी तरह से एक मशीन है, वहां पर एक बोरे की आपका थैली लगी रहेगी, वहां पे आपको अनाज मिलेगा। ठीक है, ये सिस्टम है, यहाँ पर काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी भाई? तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, पेरिस की संधि से ये समाप्ति हुई थी। ठीक है, और ये पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 में आपका पेरिस की संधि हुई थी। देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध जो, अथवा इसे आप क्या बोलते हैं? इसे हम लोग वांडीवाश का युद्ध भी बोलते हैं। वांडीवाश का युद्ध भी बोला जाता है इसे। ठीक है, और ये आपका 1758 से 63 के दौरान आपका ये युद्ध हुआ था, वांडीवाश का युद्ध। फ्रांसीसी और ब्रिटिश के मध्य हुआ था और इसमें कौन जीते थे? ब्रिटिश जो है जीत गए थे और पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और पेरिस संधि के साथ ये आपका युद्ध समाप्त हुआ, कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस संधि के साथ समाप्त हुआ। कब हुआ था पेरिस संधि? 1763 में हुआ था। याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन ए यहाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला हेलमेट बैंक कहाँ बनने जा रहा है? तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, नोएडा में बनने जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला हेलमेट बैंक आपका जो है नोएडा में बनने जा रहा है। और यह हेलमेट बैंक जो है आपका गौतम बुद्ध नगर पुलिस और हेलमेट मैन नाम से मशहूर कौन? राघवेंद्र कुमार ने मिलकर शुरू किया है। ठीक है, और आप इस हेलमेट बैंक से आपका 7 दिनों के लिए निःशुल्क, मतलब फ्री में हेलमेट ले सकेंगे। इसका उद्देश्य क्या है हेलमेट बैंक बनाने का? कि जो 2 पहिया वाहन पे चल रहे हैं, यात्रा करने वाले लोगों को जागरूक करना। ठीक है, ताकि सड़क हादसों से बच सके वो। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? क्वेश्चन है आपका, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी ने। ठीक है, देखिए इंदिरा गांधी जो है आपका पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी आपका कब? 1966 से 1977 तक आपका ये प्रधानमंत्री नहीं रही, फर्स्ट टाइम। ठीक है, और दूसरी बार जो आपका ये बनी, सेकेंड टाइम दोबारा बनी तो 1980 में बनी थी। ठीक है, 1980 में रायबरेली लोकसभा सीट से और आपका
रायबरेली तो आपका यूपी में होगा, मेडक आंध्र प्रदेश सीट से, ठीक है, याद रखिएगा। रायबरेली और मेडक लोकसभा सीट से 1980 में आपका ये जीती थी, ये आपका इंदिरा गांधी। और पहली बार 1966 से 1977 के दौरान इनका कार्यकाल रहा था प्रधानमंत्री का, दूसरी बार 1980 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को ये जोड़ती है आपका। देखिए ये आपका 1995 में आपका ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की नींव डाली गई थी। 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के 4 बड़े महानगरों, कौन कौन से, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 4 से 6 लेन वाले राजमार्गों के नेटवर्क से जोड़ने की एक परियोजना बनाई थी। कब? 1995 में बनाई थी। किन्होंने? तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ठीक है। और यह राजमार्ग जो है चतुर्भुज आकार का दिखता है, इसी कारण इसका नाम जो है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना आपका रखा गया है, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई भाई? तो आपका 24 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका 1961 में हुई थी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत। और अर्जुन पुरस्कार जो है आपका खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है यह पुरस्कार, और पुरस्कार राशि के तौर पर आपका 15 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और प्रथम अर्जुन पुरस्कार किन्हें मिला था आपका? प्रथम अर्जुन पुरस्कार जो है आपका कृष्ण दास को तीरंदाजी खेल में मिला था, तीरंदाजी में मिला था, सन 1981 में मिला था प्रथम अर्जुन पुरस्कार। किन्हें? कृष्ण दास को, तीरंदाजी खेल के लिए, ठीक है। ये आपका अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस एक क्रिकेटर को दिया गया भाई? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका, किन्हें दिया गया? मिताली राज को दिया गया था आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है आपका 1991-92 में इसका पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई, सरकारिया आयोग निम्न संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था भाई? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंधों के लिए आपका सरकारिया आयोग का यहाँ पर जो है कि आपका गठन किया गया था। और सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था भाई? तो जून 1983 में किया गया था, सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने किया था। और इसके अध्यक्ष जो है सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कौन थे? रणजीत सिंह थे आपका, रणजीत सिंह सरकारिया थे इसके अध्यक्ष, ठीक है। और इसका कार्य जो है भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था, इसका कार्य है आपका सरकारी आयोग का। अगला क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्न में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, जैन मत का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था भैया? तो स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ था, ऑप्शन बी वर्ष 2000 में शुरू हुआ था स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा? तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन यहाँ ए होगा, अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने आपका संविधान की आत्मा कहा। क्यों कहा भैया संविधान की आत्मा? इसलिए कहा कि यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को यह छूट देता है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सके एवं अपने अधिकारों को लागू करने की मांग कर सके, इसलिए इसे संविधान की आत्मा कहा गया, आत्मा और हृदय कहा गया, आर्टिकल 32 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? नगद आरक्षण अनुपात बढ़ाने पर, मतलब
कैश रिजर्व रेशियो, मतलब इसे CRR बोला जाता है। देखिए RBI जब CRR बढ़ाती है उस पर तो क्या प्रभाव पड़ता है इसका, तो भाई ऑप्शन बी होगा, मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। देखिए CRR क्या होता है इसे पहले समझिए। CRR के तहत जो है आपका वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं, जितने भी बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास मतलब RBI के पास एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि मतलब NDTL आरक्षित रखनी होती है। ठीक है, उसे आपका ये बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात बोलते हैं। अगर इसमें देखिए, अगर इसमें वृद्धि होती है तो बढ़ाने पर क्या होगा भाई, तो इसमें एक आपका यहाँ पर एक जो है राशि रखते हैं यहाँ पर, तो ये बढ़ेगा तो कर्ज लेने में आपका क्या होगा, यहाँ दिक्कतें आएंगी। तो मनी का जो है कि सप्लाई आपका यहाँ पर क्या होगा, घट जाएगा मार्केट में। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति घट जाएगी। अगर रिजर्व बैंक आपका CRR बढ़ाती है तो क्या होगा, बैंक को है कि ऋण लेने में दिक्कतें होंगी यहाँ पर, तो क्या होगा मार्केट में, मुद्रा आपूर्ति सप्लाई जाहिर सा बात है यहाँ घट जाएगी। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है, तो ऑप्शन यहां पर हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सत्य सुमेलित नहीं है भाई, तो आपका ये बताना है यहाँ पर हम लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय बौद्ध संगीति मगध में नहीं हुई थी भाई। तो द्वितीय बौद्ध संगीति आपका कहाँ हुई थी, आपका वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। और आपका देखिए ये प्रथम बौद्ध संगीति जो है आपका कहाँ हुई थी, ये सप्तकर्णी गुफा में हुई थी आपका। और अध्यक्ष कौन थे उस समय प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान, महा कश्यप अध्यक्ष थे। और शासनकाल कितना था, का शासनकाल किसका था प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान, आपका अजात शत्रु। और प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी आपको प्रथम बौद्ध संगीति, ध्यान रखिएगा। और द्वितीय बौद्ध संगीति आपका 383 ईसा पूर्व में हुई थी आपका, कहाँ, वैशाली में हुई थी आपको। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे आपका इसमें द्वितीय बौद्ध संगीति में, सभा कामी अध्यक्ष थे। और शासन काल किनका था, काला शोक का शासन काल था। ठीक है, और आपका तृतीय बौद्ध संगीति जो है आपका ये कब हुआ था, 255 ईसा पूर्व में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति। अध्यक्ष कौन थे आपका इसमें अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। ठीक है, कौन थे, मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। और आपका मोगलीपुत्र तीस नाम है पूरा। ठीक है, और शासनकाल किसका था, अशोक का था। अशोक के शासनकाल के दौरान तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, कब, 255 ईसा पूर्व में। और चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी और कहाँ, अच्छा तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति जो है आपका ईसा की प्रथम शताब्दी, ईसा की फर्स्ट शताब्दी में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, वासुदेव अश्वघोष थे। ठीक है, वसुमित्र और अश्वघोष थे या फिर अश्वघोष थे। और शासनकाल किनका था, चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को आप लोग। अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई, किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन होगा सी, डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होगा, डॉट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने द विंग्स ऑफ फायर इन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखी है आपका द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, विद्या बालन के नाम पर भारतीय सेना ने हाल ही में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है। क्लियर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, निम्न में से किसे कनाडा बांध परियोजना भी कहते हैं, निम्न में से किसे कनाडा बांध परियोजना भी कहते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी होगा, मयूराक्षी बांध परियोजना को आपका किस नाम से जाना जाता है, और किस नाम से, दूसरे नाम से कनाडा बांध परियोजना भी इसे कहा जाता है। और ये आपका मयूराक्षी परियोजना जो है आपका पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और वीरभूमि जिले की
भयानक बाढ़ से निपटने के लिए स्थापित की गई परियोजना है। ठीक है भाई। तो और मयूरक्षी नदी जो है आपका छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। इसे मोर नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मोर नदी भी कहते हैं। और ये पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह हुबली की उपनदी है। किसकी? यह आपका हुबली की उपनदी है आपका मयूरक्षी। ठीक है, यहाँ ध्यान रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी स्वच्छ भारत रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लगातार दूसरे वर्ष स्वच्छ गंगा शहर रहा? तो ऑप्शन डी होगा आपका वाराणसी शहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी होगा, तात्या टोपे को। ठीक है, देखिए तात्या टोपे को नरवर के राजा मानसिंह ने, किसने? मानसिंह ने, नरवर के राजा मानसिंह ने विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था। फिर उसके बाद क्या किया? अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर इन्हें मार दिया गया था। ठीक है, ये आपका देखिए 1859 को आपका मतलब कब इन्हें आपका अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? 1859 को। ठीक है, और तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था आपका? रामचंद्र पांडु रंग, इनका वास्तविक नाम था तात्या टोपे का। याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड कहाँ स्थित है भाई? तो ऑप्शन सी होगा, फर्रुखाबाद में स्थित है। कहाँ? फर्रुखाबाद में। अगला क्वेश्चन है, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। आपका ऑप्शन ए होगा यहाँ पर ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प अल्फाबेट INC की सहायक कंपनी नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पर होगा, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, नेस्ट लाइफ। ठीक है, नेस्ट लाइफ जो है अल्फाबेट INC की सहायक कंपनी नहीं है। बाकी गूगल, कैलिको, नेस्ट लैब्स ये है सब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली फोरेंसिक यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो भाई आपका कहाँ स्थापित की जा रही है? ऑप्शन डी होगा, लखनऊ में स्थापित की जा रही है उत्तर प्रदेश में पहली फोरेंसिक यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस हर वर्ष। और वर्ष 1994 को आपका, वर्ष 1994 में आपका UN संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1987 कब? 1987 में 16 सितंबर के दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए जाने के उपलक्ष्य में विश्व ओजोन दिवस मनाने की घोषणा की थी। कब? 1987 में। ठीक है, हर वर्ष 16 सितंबर को, ठीक है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और इस प्रोटोकॉल ने आपका रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और कई अन्य उत्पादों में आपका 99% कितना? 99% ओजोन क्षयकारी रसायनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया। ठीक है, और हाल ही में भारत सरकार ने आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को मंजूरी दी। देखिए किगाली, कौन सा? किगाली क्या है? किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को मंजूरी दी आपका हाल ही में भारत सरकार ने। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। और वर्ष 2021 का क्या थीम था आपका? थीम था आपका कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल, मतलब कि आपका हमें हमारे भोजन टीकों को ठंडा रखना है, इसका थीम था। ठीक है, और ओजोन परत क्या है भाई? तो ओजोन परत आपका यह पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है, ये एक लेयर है आपका। और ओजोन परत के कारण ही पृथ्वी पर आपका जीवन संभव है, क्योंकि
यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट जो खतरनाक किरणें होती है, पराबैंगनी किरणों की 90 से 99% कितना 90 से 99% मात्रा को अवशोषित कर लेती है ये ओजोन लेयर। ठीक है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है, ये ऑब्जर्व कर लेती है आपका पराबैंगनी किरणों को हानिकारक, इसलिए ओजोन लेयर हमारे लिए यहाँ पर जरूरी है आपका पृथ्वी के लिए। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन, विश्व में सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रथम 3 देशों का अवरोही क्रम क्या है भाई? तो आपका यहाँ देखा जाए हम लोग तो ऑप्शन बी होगा आपका यूएसए, भारत और चीन। देखिए मतलब लंबाई की दृष्टि से सबसे ज़्यादा लंबी सड़क आपका यूएसए में है। ठीक है, कितना है कुल लंबाई सड़कों की अमेरिका में, मतलब यूएसए में 65,86,610 है आपका यूएसए में। और भारत में लगभग आपका है, भारत में आपका लगभग 47 लाख का किलोमीटर लंबाई की सड़कें, आपका विशाल नेटवर्क है भारत में। चीन में लगभग आपका एक अनुमान है कि 42 लाख के आसपास है आपका चीन में सड़कों का नेटवर्क। तो पहला नंबर पे आपका यूएसए आता है जहां 65,86,610 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल है। उसके बाद भारत का नंबर आता है लगभग 47 लाख सड़कों का जाल है। फिर चीन का नंबर आता है 42 लाख के साथ। ठीक है आपका। और अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई, तो आवो जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो आवो जनजाति आपका ऑप्शन बी होगा, असम राज्य में निवास करती है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय उद्योग मतलब सनराइज इंडस्ट्री से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी में आपका कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी होगा, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही होगा, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना आपका ये बटलर कमेटी का उद्देश्य था 1927 की। और दोस्तों बटलर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1929 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी बटलर कमेटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, 90 मिनट की होती है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला कौन सा है भाई? तो ऑप्शन डी होगा, ललितपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए भाई, उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा, 18 मंडल हैं। और जिले कितने हैं? वर्तमान में 75। 18वां मंडल सबसे नया कौन सा है? अलीगढ़ है। ठीक है, और सबसे नया जिला कौन सा बना 75वां उत्तर प्रदेश में? भीमनगर। ठीक है, भीमनगर का नया नाम क्या है भाई? नाम चेंज किया गया है, बताइएगा आप लोग कमेंट करके नया नाम क्या है भीमनगर का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी किस क्षेत्र में नियोजित हैं? तो भैया ये यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, देखें यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कितना भाई? तो 59.5% जो है आपका जनसंख्या कृषि क्षेत्र में नियोजित है। और राज्य के कुल कर्मचारियों में किसान इसी के अंदर जो है 59.5 में ही आपका 29%, 29% जो है आपका 29% जो है किसान का है। और कृषि श्रमिक का प्रतिशत आपका कितना है? 30.3% है। ठीक है, आपका यहाँ पर कृषि श्रमिक होगा। ठीक है, 50 देखिए यहाँ पर 59.3% होगा, सॉरी यहाँ 59.3% होगा कुल कृषि क्षेत्र में कार्यरत है उत्तर प्रदेश में। और जिसमें कि 29% जो है आपका किसान है। और कृषि श्रमिक कितने हैं आपका खेतों में काम करने वाले? 30.3% हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस आंकड़े को आप लोग। अगला क्वेश्चन है भाई, 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है भाई? तो ऑप्शन सी होगा आपका, खीरी।
अगला क्वेश्चन देखा जाए। कर्मा एक लोक नृत्य है, तो कहाँ का लोक नृत्य कर्मा? ऑप्शन नहीं होगा सोनभद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया भाई? तो रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया भाई, तो किस शहर में किया गया ये पूछा गया, तो ऑप्शन नहीं होगा वाराणसी में किया गया। ठीक है, देखिए आपको कब किया गया? 21 जुलाई 2021 को किया गया रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन। और यह जो कन्वेंशन सेंटर है जापान के सहयोग से बना है। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से ये बना है। और इस सेंटर में ग्रीन रूम भी बनाया गया है और 150 लोगों की क्षमता वाले 2 कॉन्फ्रेंस हॉल या गैलरी भी है, जो दुनिया के आधुनिकतम उपकरणों से सुसज्जित है भाई। और लागत 186 करोड़ रुपए। ठीक है, लागत इसकी 186 करोड़ रुपए। और कहाँ बना है ये आपका? वाराणसी के सिगरा में, याद रखिएगा, वाराणसी के सिगरा में बना है। और इस सेंटर में इंडो जापान कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। भारत में प्रथम स्वतंत्रता का मुख्य तात्कालिक कारण था, तो प्रथम स्वतंत्रता कहने का मतलब कौन सा है? 1857 का विद्रोह को क्या कहा जाता है? 1857 का विद्रोह है आपका प्रथम स्वतंत्रता। ठीक है, भारत का। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह जो है आपका भारत में प्रथम स्वतंत्रता का मुख्य तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का बेसिन कौन सा है भाई? तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, ऑस्ट्रेलिया के बृहद बेसिन में आपका है संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है? तो ऑप्शन बी होगा आपका केरल राज्य में। ठीक है, यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार आपका 93% साक्षरता है। और वर्तमान में जो है आपका वर्तमान आंकड़ों के अनुसार साक्षरता जो है 96.2% है आपका केरल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, तेल की एक बूंद पानी पर फैल जाती है, ऐसा क्यों होता है भाई? तो ऑप्शन यहाँ पर होगा, ऑप्शन डी होगा, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। देखिए, तेल का जो है पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन जो है अधिक होता है। तेल का पृष्ठ तनाव जो है पानी की तुलना में कम होती है। ठीक है, तेल का जो है आपका पृष्ठ तनाव जो है पानी की तुलना में कम होती है यहाँ पर। और आपका ये जो होता है यहाँ पर, इस कारण जब तेल को पानी की सतह पर गिरा दिया जाता है तो तब तेल की बूंदों के सभी पक्षों पर बल लगता है और इसे जो है कि फैला देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, COBOL, कोबोल। ठीक है, का प्रयोग जो है आपका वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, ये कंप्यूटर भाषा को बोल। नेक्स्ट है आपका, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो आपका दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन ए हरिशेन है आपका। ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के लेखक देखिए हरिशेन ने आपका 4वीं शताब्दी में सांस्कृतिक कवि और मंत्री थे। ठीक है, हरिशेन कौन थे? हरिशेन जो है 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि और मंत्री थे। वे समुद्रगुप्त की राज्यसभा के एक महत्वपूर्ण सभासद थे। और 345 ईसा में आपका रचित उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति क्या है? प्रयाग प्रशस्ति है आपका। ठीक है, इनकी रचित प्रशस्ति जिसमें समुद्रगुप्त की वीरता का उल्लेख किया है इन्होंने। इस प्रयाग प्रशस्ति में क्या है आपका? हरिशेन ने आपका समुद्रगुप्त की वीरता का उल्लेख किया है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है? तो ऑप्शन बी होगा आपका, कृत्रिम परितंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भक्ति को दार्शनिक अधिकार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो ऑप्शन ए होगा, रामानुजाचार्य थे आपका प्रथम आचार्य। अगला क्वेश्चन है आपका, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है आपका? तो ऑप्शन सी होगा आपका, गोवा से द्वीप तक,
कोंकण तट आपका ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, गोवा से दमन तक स्थित है, ठीक है, कोंकण तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की है? तो भैया आपका ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ओडिशा राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की है। और यह आपका कब की है? आपका 2021 में शुरू की है आपका यह पहल, ठीक है, ओडिशा सरकार ने। और इस पहल के तहत दुर्घटना संभावित स्थानों के पास स्थित भोजनालयों और विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रहने या काम करने वाले 30,000 स्वयंसेवकों को सड़क दुर्घटनाओं के पहले प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर इस पहल के तहत जो है आपका ट्रेनिंग दी जाएगी। दुर्घटना संभावित जो क्षेत्र है आपका, वहाँ भोजनालय और जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान में रहने या जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब 30,000 लोग स्वयंसेवकों को, कि सड़क दुर्घटना से जो है कि राहत दिलाई जा सके, वहाँ पर वो हेल्प कर सके, वहाँ पर जो भी दुर्घटना हो, दुर्घटना संभावित क्षेत्र में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की जवाहर सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। देखिए जम्मू कश्मीर में आपका जवाहर सुरंग, ठीक है। तो आपका ये जवाहर सुरंग या फिर इसे बनिहाल सुरंग बोलते हैं, ठीक है, बनिहाल सुरंग, और जम्मू कश्मीर राज्य में है NH44 पर, ठीक है, NH44 पर, NH44 पर बनिहाल और काजीगुंड के बीच स्थित एक सुरंग है। और इसका निर्माण जो है 1954 में, कब? इसका निर्माण 1954 में आरंभ हुआ था। उद्घाटन कब हुआ था? 22 दिसंबर 1956 में इसका उद्घाटन हुआ था भाई, ठीक है। और निर्माण 1960 में जाकर पूरा हुआ था। 1960 में आपका निर्माण जो है इसका पूरा हुआ था। और आपका यह 2.85 किलोमीटर आपका यह आपका सुरंग लंबी सुरंग है, मतलब 1.77 मील, ठीक है, 1.77 मील आपका लंबी सुरंग है। और आपका 2194 मीटर, ठीक है, 2194, ठीक है, और सुरंग 2194 मीटर या फिर आपका 7198 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। कितना? 7198 फुट की ऊंचाई पर यह सुरंग स्थित है। इसमें दोनों दिशाओं के लिए एक एक लेन का प्रबंध है आपका, ठीक है। यहाँ पर कहाँ पर आपको भाई? तो जवाहर सुरंग में। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया? तो भैया ये आपका ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन कौन है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया। देखिए कलिंग रत्न पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? ये क्या 1952 में आपका प्रारंभ हुआ था। और इसे प्रारंभ करने में प्रमुख भूमिका किन्होंने निभाई थी? कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक। कौन? बीजू पटनायक ने की थी। और यह पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए असाधारण प्रयास के लिए यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसे यूनेस्को कलिंग पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें विजेता को जो है आपका $20,000, कितना? $20,000 की राशि, इसके अलावा प्रमाण पत्र व यूनेस्को अल्बर्ट आइंस्टाइन रजत मेडल भी प्रदान किया जाता है। और कलिंग पुरस्कार से सम्मानित जो है प्रथम भारतीय कौन थे? जगजीत सिंह थे। कौन थे आपका? जगजीत सिंह थे आपका कलिंग पुरस्कार से सम्मानित। और जिन्हें लेखक के रूप में कब इन्हें जगजीत सिंह जी को 1963 में आपका पुरस्कार दिया गया था। कौन थे? लेखक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है भाई? ये पूछा गया। तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, 1 हेक्टेयर से कम है भारत में सीमांत जोत का आकार। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन बी होगा आपका, ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है।
हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी, हैदराबाद में स्थित है। कब स्थापना हुआ था इसका स्थापना हुआ था 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं। कहाँ आरक्षित है भैया स्थान? ऑप्शन ए होगा पंचायती राज संस्थाओं में। ठीक है, देखिए यहाँ पर संविधान के 73वें संशोधन, क्यों कौन सा 73वें संशोधन 1992 में, कब हुआ था 73वां संशोधन? आपका 1992 में हुआ था। ठीक है, 1992 में महिलाओं को पंचायत में 1/3 मतलब आपका 33% आपका आरक्षण दिया गया। और वर्तमान समय में जो है इस आरक्षण को कई राज्यों ने इस सीमा से बढ़ाकर 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? कुछ राज्यों ने 50% तक कर दिया है महिलाओं को आरक्षण आपका पंचायती राज संस्थाओं में 50%, बहुत सारे राज्यों ने कर दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है? इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? तो ऑप्शन ए होगा आपका, ऑप्शन ए होगा भैया आपका, ऑप्शन ए राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, ये निर्धारण कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। और ये पवन ऊर्जा संयंत्र जो है आपका दक्षिणी पश्चिमी तटीय शहर सेनान, कहाँ पर? सेनान में स्थित होगा। और इसकी अधिकतम क्षमता कितनी होगी भाई? 8.2 गीगावाट होगी, 1.2 गीगावाट होगी इसकी अधिकतम क्षमता इस संयंत्र की। और इस परियोजना की अनुमानित लागत जो है आपका कितना होगा? 43.2 बिलियन डॉलर होगी। ठीक है, और दोस्तों आपका वर्तमान समय में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म कौन सा है आपका? कहाँ पर है? ब्रिटेन में। दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र अभी इस समय कहाँ पर है आपका? वर्तमान में आपका ब्रिटेन में। ब्रिटेन में आपका हॉनरी, क्या नाम है जगह का? हॉनरी 1 है, जिसकी क्षमता 1.12 गीगावाट है इसकी क्षमता, जो वर्तमान में आपका ब्रिटेन में है। और ये जो बनाया जाएगा आपका ये दक्षिण कोरिया में, इसकी क्षमता होगी 8.2 गीगावाट होगी और 43.2 बिलियन डॉलर आपका ये आपका लागत आएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो आपका यहाँ पर 24 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, यहाँ पे उपयुक्त सभी, मतलब आपका हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे। ये आपका तीनों देश जो है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य के रूप में आपका शामिल हुआ है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक भाई आपका क्या है? ये स्थापना इसकी कब हुई थी? स्थापना हुई थी आपका 15 जुलाई 2015 को स्थापित हुआ था, 15 जुलाई 2014 को न्यू डेवलपमेंट बैंक आपका एनडीबी, जिसे आपका पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के रूप में जाना जाता था। इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के रूप में जाना जाता था। और ब्रिक्स देश में कौन कौन सा देश है भैया? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। देखिए, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है और ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय आपका कहाँ है आपका डेवलपमेंट बैंक का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का? चीन, संघाई चीन में है। ठीक है, संघाई चीन में आपका इसका मुख्यालय है। इस बैंक की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी आपका 100 अरब डॉलर है। कितना? 100 अरब डॉलर है आपका प्रारंभिक अधिकृत पूंजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में कहाँ होगा? 2026 में कहाँ होगा भाई? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में किस जगह पर होगा? तो ऑप्शन बी होगा, भारत और श्रीलंका में होगा। ठीक है, 2026 का आईसीसी पुरुष T20 जो वर्ल्ड कप है कहाँ होगा? भारत और श्रीलंका में होगा। और आपका आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जो है आपका 8वां आईसीसी पुरुष
T20 विश्व कप आपका अक्टूबर और नवंबर 2022 में जो होना है वो कहाँ पर खेला जाना है, वो आपका 2022 वाला जो अभी होगा 9 अक्टूबर नवंबर में, तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना और यह 8वां होगा। और आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप आपका आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 कहाँ पर होगा, 2024 की मेज़बानी कौन कौन करेंगे आपका, इसकी मेज़बानी आपका वेस्ट इंडीज और अमेरिका मिलकर करेंगे। ठीक है, वेस्ट इंडीज और अमेरिका दोनों मिलकर करेंगे 2024 पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वायरलेस का आविष्कार किसने किया? देखिए भाई, तो यहाँ पर आता है आपका वायरलेस का आविष्कार किन्होंने किया था भाई, तो ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, केवल एक, तो मार्कोनी ने किया था वायरलेस का आविष्कार। कब किया था? 1901 में किया था आविष्कार। ठीक है, क्लियर। यहाँ से अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है, कौन सा सुमेल इसमें से गलत है ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 इसमें धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 111 में नहीं है, तो किसमें है भाई? तो अनुच्छेद 110 में है आपका धन विधेयक की परिभाषा। और इस अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा जब उसमें कुछ विशेष विषयों से संबंधित प्रावधान हो। और धन विधेयक पारित करने के लिए अनुच्छेद 109 आर्टिकल 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। और धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है। ठीक है, और 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है। कितना दिनों के भीतर? 14 दिन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। 14 दिनों के भीतर उसे स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। इसे किसे? आपका धन विधेयक की परिभाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व की पहली चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है? भैया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, जर्मनी ने लॉन्च की है विश्व की पहली चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन। ठीक है, जर्मन रेल ऑपरेटर डाइचे वाहन और जर्मन इंजीनियरिंग कंपनी सीमेंस की, ठीक है, ने 11 अक्टूबर 2021, कब? 11 अक्टूबर 2021 को आपका जर्मनी के हैम्बर्ग, ठीक है, जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन लॉन्च की है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में चाय राष्ट्रीय महोत्सव किस राज्य में मनाया गया था? तो ऑप्शन यहाँ पर ये होगा, असम राज्य में मनाया गया था आपका। असम चाय महोत्सव मुख्य रूप से एक चाय के बीज की इस यात्रा का जश्न है। और यह महोत्सव जो है आपका सर्दियों के मौसम में हर साल नवंबर से जनवरी, देखिए नवंबर से जनवरी, ठीक है, नवंबर से जनवरी के बीच कभी भी मनाया जाता है यह महोत्सव। ठीक है, अगला है आपका, जवाद तूफान किस महीने में आया था? क्या नाम है तूफान का? जवाद तूफान। ये चक्रवाती तूफान है। ये किस महीने में आया था भाई? तो ये आपका आया था ऑप्शन बी, दिसंबर 2021 में। दिसंबर 2021 में आपका जवाद तूफान आया था। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाकों में आया था। और इस बार चक्रवाती तूफान जवाद नाम जो है, देखिए चक्रवाती तूफान का नाम भी जो है कि रखा जाता है। ये अलग अलग देश हर बार नाम रखते हैं। तो इस बार जो जवाद जो नाम रखा गया था तूफान का, किसने रखा था? आपका सऊदी अरब ने रखा था। ठीक है, सऊदी अरब ने रखा था इस बार जवाद नाम। ठीक है, और जवाद का अरबी में अर्थ क्या होता है? उदार या दयालु होता है। क्या होता है भाई? जवाद का अरबी में अर्थ होता है आपका उदार या दयालु होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ठीक है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था भाई? तो ऑप्शन यहाँ पर ये होगा, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक है, देखिए यूसुफ मेहर अली ने इस नारे को क्विट इंडिया, मतलब क्विट इंडिया, भारत छोड़ो मतलब क्विट इंडिया। ठीक है, इस नारे को गांधी जी ने, देखिए यूसुफ मेहर अली ने जो नारा दिया था भारत छोड़ो, इस नारे को गांधी जी ने 1942
1942 के दौरान जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपनाया था गांधी जी ने ये जो नारा दिया गया था इसे अपनाया था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में, ठीक है। और 23 सितंबर 1903 में जन्मे यूसुफ, देखिए यूसुफ मेहर अली का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1903 में इनका जन्म हुआ था। 23 सितंबर 1903 में जन्मे यूसुफ मेहर अली भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अग्रणी नेताओं में से थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, आनंद मठ के लेखक कौन है भैया? तो ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं आनंद मठ के लेखक। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आपका बंगला भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। और भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो है उन्हीं की कृति है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम इन्हीं की रचना है। किनकी? बंकिम चंद्र चटर्जी जी की रचना है आपका, ठीक है। और यह सर्वप्रथम उन्हें 1896 में गाया गया। वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था ये, ठीक है। ये आपका वंदे मातरम क्या है भाई? तो याद रखिएगा राष्ट्रगीत है, ठीक है, कंफ्यूजन में मत होइएगा यहाँ पर। और आपका देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जो है आपका नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1913 में इन्हें मिला था गीतांजलि के लिए इन्हें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो देखिए भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है ये बताना है हम लोग को। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं। तो ऐसा क्या है भाई? ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन डी होगा, निम्न आर्द्रता के कारण। देखिए रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसते हैं? वहाँ पर आर्द्रता, ह्यूमिडिटी होता ही नहीं है, तो वहाँ पर बादल कैसे बरसेंगे? आर्द्रता है ही नहीं, तो वहाँ पर बादल बरसने का चांस ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नील नदी कहाँ गिरती है भैया? तो आपका नील नदी आपका गिरती है, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन होगा ए, भूमध्य सागर में गिरती है आपका नील नदी। दुनिया की ये सबसे लंबी नदी है नील नदी, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है भाई नील नदी की? 6650 किलोमीटर, यानी कि 4132 मील आपका नील नदी जो है लंबी है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी है। और ये अफ्रीका की सबसे लंबी झील विक्टोरिया से निकलती है। कहाँ से निकलती है नील नदी? तो विक्टोरिया से निकलती है, विक्टोरिया से निकलती है। विक्टोरिया झील से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ गिर जाती है फिर? आपका भूमध्य सागर में ये आपका नील नदी गिर जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो भैया ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में के सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश के हैं? विश्व के सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश के हैं? आपका सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश के रहने वाले हैं, मतलब जो बाहर में काम करने वाले प्रवासी किस देश के हैं? तो आपका भारत के हैं। क्वेश्चन ऑप्शन ए सही होगा, भारत के, ठीक है। तो यहाँ पर एक आंकड़ा है, यहाँ पर भारत में प्रवासियों की संख्या जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जो अलग अलग देशों में हैं भारत के लोग, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत के लोग ही हैं। और 2020 में आपका जो है 2020 में आपका भारत के 18 मिलियन, मतलब आपका 18 मिलियन मतलब 1,80,00,000 लोग देश के बाहर रह रहे थे भारत के, याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर आपका मैक्सिको का नंबर आता है, मैक्सिको का नंबर आता है। मैक्सिको के 11 मिलियन लोग हैं। अब तीसरे नंबर पे आपका रूस का नंबर आता है, रूस के भी 11 मिलियन लोग हैं, बाहर में रहते हैं विदेश में। और चीन का नंबर आता है, उसके बाद चीन के 1 मिलियन लोग हैं आपका। और सीरिया का नंबर आता है, चीन का 10 मिलियन लोग हैं, 10 मिलियन लोग आपका विदेशों में रहते हैं, बाहर में प्रवासी लोग। और आपको उसके बाद सीरिया का नंबर आता है, सीरिया के 8 मिलियन लोग हैं आपका जो है कि विदेशों में। देखिए आपका सीक्वेंस में अगर आगे जाए सजाने के लिए तो भारत आ जाएगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर मैक्सिको आएगा, तीसरे नंबर पे रूस आएगा, चौथे नंबर पे आपका चाइना आएगा और पांचवें नंबर पे आपका सीरिया आएगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, कौन सा भाई ऊर्ध्वपातज पदार्थ है? तो उक्त सभी, मतलब कि आपका नेफ्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, ये तीनों है आपका।
ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता की प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है आपका? ऑप्शन यहाँ पर सी होगा सौरिक विकिरण। क्या होता है? सौरिक विकिरण जो होता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता की प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। अगला क्वेश्चन है पीसी का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? तो ऑप्शन सी यहाँ पर होगा व्यक्तिगत कंप्यूटर, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए तबला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पपेटी किसका त्यौहार है आपका? देखिए पपेटी किसका त्यौहार है आपका? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी पारसी का त्यौहार है ना, पारसी का त्यौहार है पपेटी, या फिर नौरूज बोला जाता है इस त्यौहार को। पपेटी या क्या बोलते हैं? नौरूज बोला जाता है, ठीक है। ये त्यौहार आपका पारसी लोग मनाते हैं और यह त्यौहार महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादातर मनाया जाता है और इस त्यौहार को पारसी नववर्ष के रूप में मनाते हैं। पारसी लोग जो होते हैं इस त्यौहार को नए साल के रूप में मनाते हैं। कौन सा? पपेटी या फिर नौरूज त्यौहार को, याद रखिएगा आप लोग। फैदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है भैया? तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा समुद्र की गहराई नापने के लिए। नेक्स्ट है देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात किस राज्य में है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा पंजाब राज्य में आपका देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात है। अगला क्वेश्चन है भारत निर्माण योजना का संबंध है। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे भाई? तो ऑप्शन ए होगा अवस्थापना विकास से है, ठीक है। भारत निर्माण योजना का संबंध क्या है? आधारभूत संरचनाओं के विकास से, मतलब अवस्थापना विकास से संबंधित। आपका देखिए ग्रामीण लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की और यह योजना मुख्यतः 6 क्षेत्रों, कौन कौन सा आपका? बिजली हो गया, इसमें बिजली हो गया, पानी हो गया, ठीक है, सड़क हो गया, सिंचाई हो गया, दूर संचार हो गया और ग्रामीणों को आवास, ठीक है। 6 इसके आपका यंत्र हैं आपका भारत निर्माण योजना के। कौन कौन से? बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और आवास। याद रखिएगा मुख्य रूप से इस पर केंद्रित है भारत निर्माण योजना। कब शुरुआत हुई थी? 16 दिसंबर 2005 को। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन यहाँ पर बी होगा 1907 में स्थापित किया गया था। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है भाई? तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा देवा आगरा, ये सुमेलित नहीं है भैया। देवा कहाँ पे? आप कमेंट करके जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है भाई? तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ऑप्शन डी होगा सहारनपुर में स्थित है। देखिए स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई थी? 1964 में स्थापित किया गया था स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी की। 1964 में रॉयल सोसाइटी और भारत सरकार की सहायता से, भारत सरकार ने रॉयल सोसाइटी की सहायता से स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थापित की थी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है भाई? तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की है केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए। कब शुरुआत की है ग्राम उजाला योजना की? आपका देखिए 5 जनवरी 2015 को शुरुआत की है, ठीक है। और इसमें इस योजना में आपके तहत एलईडी बल्ब जो है आपका 10 रुपए में आपका एलईडी बल्ब मिलेगा इस योजना के तहत। कौन सी योजना? ग्राम उजाला योजना के तहत। दोस्तों आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो से रिलेटेड आपने किसी तरह की दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे और दोस्तों में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।